अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर। तो बेटे क्लास 11th की न्यू बुक को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था और हमें क्यों पीरियोडिक टेबल बनाने की वजह क्या थी और हमने क्यों पीरियोडिक टेबल बनाया। सबसे पहले बेटे आपको बताता हूँ मैं कि प्री हिस्टोरिक एरिया के अंदर हम लोग कुछ एलिमेंट्स को जानते थे और उन्हीं के ऊपर हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे थे उनको। वो थी आपके पास जैसे गोल्ड, सिल्वर, आर्सेनिक, जिंक और फास्फोरस, सल्फर, आयरन। ये वो तमाम एलिमेंट्स थे जो प्री हिस्टोरिक एरिया के अंदर हम लोग जिनको जानते थे और इनको ही हम लोग यूज़ किया करते थे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास 18th सेंचुरी के अंदर कब आती है बातें शुरू कहाँ से होती हैं। 18th सेंचुरी के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था एंटोनियन लवेजियर। एंटोनियन लवेजियर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं ये जो जितने एलिमेंट्स को उस वक्त 18th सेंचुरी के अंदर हम लोग जानते थे, ये उन एलिमेंट्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर देते हैं। दो हिस्सों में क्लासिफाई कर देते हैं। नंबर 1 एक क्लासिफिकेशन करते हैं मेटल्स की, दूसरी क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों नॉन मेटल्स की। मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स किसे कहते हैं? वो मेटल्स वो एलिमेंट्स जो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकें, मतलब अपने आप में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। और आपको पता है नॉन मेटल किसे कहते हैं? वो एलिमेंट्स जो क्या कर सकें, जो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकें। ठीक है जी, लेकिन अभी हम इनको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझेंगे। यस और नो? यस, ओके, डन। अच्छा, कहानी इससे आगे शुरू होती है। कहानी सही बच्चों स्टार्ट होती है, जहां से मैं स्टार्ट लेना चाहता हूं वो है 1829 के अंदर डुबर्नियर ट्राइड्स की थ्योरी। डुबर्नियर ट्राइड्स ने क्या किया था, ये क्या मामला था और उसके क्या सक्सेसफुल मामला था और क्यों उसकी थ्योरी को हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं, जरा पढ़ते हैं। ट्राइड साहब ने क्या किया? ट्राइड साहब ने ना तीन एलिमेंट्स को अच्छा, सबसे पहली बात, इन्होंने एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। ऑन द बेसिस भाई बेसिस का हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। इन्होंने एटॉमिक वेट, एटॉमिक मैस की बुनियाद के ऊपर तीन एलिमेंट्स को ग्रुप बनाया। और मिसाल के तौर पे इन्होंने बताया कि इन्होंने कहा जनाब हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, ए, बी एंड सी। अगर हम लोगों ने बी वाले एलिमेंट का मास फाइंड करना है तो ए और सी का मास ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो। वाह भाई वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। a + c / 2 इसका मीन ले लो। इसी सिलसिले में इन्होंने हमें 3 ग्रुप बना के दिए। उन्होंने कहा जनाब, और इन्होंने जो ग्रुप्स बनाए थे, एक और बात बता दूं बेटा, इन्होंने जो ग्रुप्स बनाए थे वो एटॉमिक मास की बुनियाद के ऊपर बनाए थे और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी सेम थी। सेम प्रॉपर्टीज में 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा और जनाब उन्होंने बनाए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का है 39। तो इन्होंने कहा अगर आपने सोडियम निकालना है तो क्या करो भाई, सम करो 7 + 39 / 2 तो क्या आता है, जरा बताओ मुझे। हाँ भाई बता 46 / 2 तो क्या आया? सोडियम का मास आ गया आपके पास 23। ये था जनाब आपके डुबर्नियर का काम। एक और इन्होंने ग्रुप बनाया था, मैं तीनों ग्रुप पे लिख देता हूँ। यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और यहाँ पे हम कैल्शियम का मास होता है 40, बेरियम का मास होता है 137, जमा करोगे तो स्ट्रोंशियम का मास आएगा 88। इसी तरह से इन्होंने एक और ग्रुप बनाया था, वो आपके ग्रुप का नाम था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन जो था उसका मास था 35.5 और आयोडीन का मास था 127 और ब्रोमीन का मास अगर हम लोगों ने जानना हो तो प्लस करके 2 पे डिवाइड कर ले तो आंसर आएगा 80 समथिंग। हाँ 80 समथिंग आ रहा था, लेकिन एग्जैक्ट मास है 80। क्लियर है? 3 ग्रुप्स बनाए। अच्छा, इनका काम समझना बेटा। काम क्या है? काम यह है कि इन्होंने ग्रुप्स बनाए 3 एलिमेंट्स के, मतलब 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया। और किस बुनियाद पे बनाया? इन्होंने एटॉमिक मैस की बुनियाद पे बनाया। किस बुनियाद पे बनाया? एटॉमिक मैस। और इन्होंने एक और काम किया कि जनाब उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट की वो रिपीट हो रही थी, सेम प्रॉपर्टी थी। मतलब ये पूरे का पूरा ग्रुप जो था, ये पूरे का पूरा ग्रुप मेटल्स का था, ये पूरे का पूरा ग्रुप नॉन मेटल्स का था। ये तो पता है ना आपको, अब तो आपको पता है, उस वक्त नहीं पता होती थी ये बातें। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? यस, ओके, डन। तो ये थी डुबर्नियर ट्राइड्स की थ्योरी, लेकिन ये थ्योरी ज्यादा देर तक चल नहीं सकी भाई। इसके कुछ फेलियर्स हैं, ये तो हमने अभी समझे ना। इसकी सक्सेसफुल इसका काम क्या था? इसकी सक्सेस ये थी कि जनाब इसके जरिए से हम लोग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट फाइंड कर सकते थे और इसने कुछ एलिमेंट को जोड़ दिया था बस। अच्छा, फेलियर्स इसके क्या थे? नंबर 1 बेटा फेलियर्स का ये था कि ये तमाम नॉन एलिमेंट्स, उस वक्त जितने नॉन एलिमेंट्स थे, ये उनको इस तरह से अरेंज नहीं कर सका।
पहली बात ये, उस वक्त जितने नॉन एलिमेंट्स थे वो इस ग्रुप के अंदर अरेंज नहीं हो सके। और फिर दूसरी बात ये कि जनाब ये अपने ही, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अब हमने क्लोरीन का मास फाइंड करना, तो फ्लोरीन का मास है 19, ब्रोमीन का मास है 80, और हमने क्लोरीन का मास फाइंड करना है, तो 80 + 19 कर दो और 2 पे डिवाइड करो, तो आपके पास आंसर आएगा तकरीबन ये आपके पास आंसर आएगा 48 पॉइंट समथिंग, लेकिन हकीकत में इसका मास कितना है 35.5। तो यहां पर ये जो आपका डुबर्नियर ट्राइड्स था ये अप्लाई नहीं हो सकता था। फिर एक नए साइंटिस्ट आते हैं नई कहानी के साथ 1864 के अंदर, जिनका नाम था न्यूलैंड ऑक्टेव्स, और वो थे म्यूजिक के बहुत बड़े फैन। वो किसके थे? म्यूजिक के बहुत बड़े फैन, और उनको सुर की बहुत समझ थी भाई, सुर, सारे गा मा पा धा नी सा। अभी हम जरा उनको पढ़ेंगे, सारे गा मा पा धा नी सा को समझेंगे कि भजन ये सुर हमें क्या कह रहे हैं और क्या बातें की उन्होंने। डुबर्नियर समझ आया आपको? एंड पे मैं आपको एक समरी भी बताऊंगा इनकी कि जनाब डुबर्नियर साहब की क्या स्टोरी थी और बाकियों की क्या स्टोरी थी। अच्छा बच्चों, तो एक नए साइंटिस्ट आते हैं डुबर्नियर के बाद, जिनका नाम था आपका न्यूलैंड ऑक्टेव्स। इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। अब कुछ लोग कहते हैं ऑक्टेव्स का मतलब होता है म्यूजिक, अब पता नहीं क्या होता है कि नहीं होता, ये मुझे नहीं पता भाई। ऑक्टेव्स, अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमें कहता है कि जिस तरह म्यूजिक के अंदर, भाई म्यूजिक के अंदर 7 सुर होते हैं, 7 सुर, मैं सातों के 7 सुर लिखूंगा, सा रे गा मा पा दा नी सा, सारे गा मा पा दा नी सा, 7 सुर है। अब वो कहते हैं सा के बाद जो फर्स्ट सुर है, सॉरी नी सा, हाँ नी सा ना, सा रे गा मा पा दा नी, हाँ भाई 7 सुर हो गया। अच्छा, नी के बाद जो फर्स्ट सुर है वही दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इन्होंने कहा जनाब हर 7th एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो भी रिपीट हो रहा है। जरा मैं समझाता हूँ ये बात, समझाता हूँ। चलो जरा अब केमिस्ट्री में आ जाओ भाई, वापस आ रहा हूँ केमिस्ट्री में। अच्छा, तो लिथियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस वक्त नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, ये बात याद रखिएगा। ये तब की बात है, कब की बात है भाईजान? ये 1864 की बात है, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और बेटा इसके बाद क्या आ गया? पोटाशियम और कैल्शियम। अब फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो दोबारा रिपीट होगा। देखिएगा जरा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अगर हम लिथियम से शुरू करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद दोबारा कौन आ रहा है? सोडियम। अब फ्लोरीन और सोडियम, लिथियम और सोडियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या है? रिपीट हो रही है। मिसाल के तौर पे इसकी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी मेटल, ये भी मेटल। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जिस तरह 7वें सुर के बाद पहला सुर दोबारा रिपीट हो रहा है, इसी तरह एवरी 7 एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज भी रिपीट हो रही हैं। ध्यान से सुने, ध्यान से। यस और नो? यस, ओके, जरा सुनो। देखो, जिस तरह 7वां सुर नी सा, अब जब नी के बाद जो नया सुर आ रहा है वो सा आ रहा है, इसी तरह से फ्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है सोडियम, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल लिथियम जैसी हैं। चलो एक और बात, अगर मैं बात करूं कार्बन से शुरू करता हूं, मतलब मैं मास से स्टार्ट कर रहा हूं बात, तो कार्बन, नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 1 2 3 4 5 6 7। अब कार्बन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो सिलिकॉन, एग्जैक्ट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटे कि हर 7th एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। इन्होंने एक लफ्ज यूज किया, वो लफ्ज बड़ा अहम है और वो लफ्ज ही आपका चैप्टर है, वो है पीरियोडिसिटी। भाई ये वो पहला बंदा था जिसने पीरियोडिसिटी को इस्तेमाल किया। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? पीरियोडिसिटी का मतलब है रेपिटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। इन्होंने कहा जनाब के एलिमेंट्स के अंदर एक टर्म है, वो है पीरियोडिसिटी, कि हर एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, मतलब हर 7वें एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो पहले जैसी प्रॉपर्टीज रखता है, तो इसके अंदर पीरियोडिसिटी मौजूद है। क्या मौजूद है भाई? पीरियोडिसिटी मौजूद है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्या मौजूद है? पीरियोडिसिटी मौजूद है। लेकिन ये इनकी जो थ्योरी थी, इनका जो लॉ था, यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये तब तक ठीक था। अब इसके भी कुछ फेलियर्स है, वो भी मैं लिख रहा हूं। ये तब तक ठीक था बेटा। अच्छा, इन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था भाईजान? इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे अरेंज किया था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक और काम किया था। क्या किया था? पीरियोडिसिटी को डिस्कवर किया था। ये 2 काम थे इनके। अब इनके फेलियर्स क्या है? फेलियर्स बेटा ये है कि ये जब नोबेल गैसेस डिस्कवर हुई, तो नोबेल गैसेस की डिस्कवरी के बाद ये बात अप्लाई नहीं हो सकी, क्योंकि फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन। अब क्लोरीन 8वां एलिमेंट है, 8वां एलिमेंट के बाद 9वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाएंगी। मतलब सॉरी, फ्लोरीन के बाद आ जाता है आपके पास नियोन, तो नियोन के बाद 9वां एलिमेंट आएगा आपके पास सोडियम, तो इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज उस वक्त तक नहीं चल सकी। दूसरी बात,
ये लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा था भाई, ये लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा था, ये हैवियर एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था। मतलब पोटेशियम के बाद कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, नीडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये जो आगे हैवियर एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था, तो ये इसका फेलियर था। अब इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था डिमरित मेंडलीव, रशियन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था डिमरित मेंडलीव, बड़ा बोलो डिमरित मेंडलीव डिमरित मेंडलीव, यस और नो, यस ओके डन, डिमरित मेंडलीव साहब, मैं ये लिख ही रहने दूंगा बात क्योंकि ये बात बड़ी अहम है। मेंडलीव साहब ने बड़ी अहम बातें की। मेंडलीव साहब ने क्या कहा, आए जरा समझते हैं मेंडलीव साहब की कहानी, उन्हीं की जुबानी। डिमरिट मेंडलीव साहब ने आकर एक नई बात की भाईजान। उन्होंने 67 एलिमेंट्स को अरेंज किया, कुछ कहते हैं कोई 68 लिखा है, कहीं पे 67 लिखा है, तो अप्रोक्सीमेटली ये थे 67 एलिमेंट्स को अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उन्होंने जो अरेंज किया था वो एटॉमिक मैसेज की बुनियाद के ऊपर अरेंज किया था। अच्छा एक और बात बेटे, मेंडलीव जिस वक्त पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उसी वक्त एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लूथर मेयर्स ने भी पीरियोडिक टेबल बनाया और मेंडलीव ने भी पीरियोडिक टेबल बनाया। फर्क सिर्फ इतना था कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो समझ ले के वो बना था ग्रुप्स और पीरियड्स के ऊपर, मतलब उन्होंने टेबल की फॉर्म में बनाया था पीरियोडिक टेबल। इन्होंने जो बनाया था, इन्होंने कर्व्स, ग्राफ के ऊपर पीरियोडिक टेबल बनाया था, वो भी कर्व्स फॉर्म में। अब ग्राफ के ऊपर मिसाल के तौर पर इनका ग्राफ कुछ यूं था, कुछ इस तरह का पीरियोडिक टेबल था इनका, मतलब यहाँ पे कर्व्स पे कुछ एलिमेंट्स आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। इनका पीरियोडिक टेबल क्या था, इनका पीरियोडिक टेबल था मतलब इस तरह से टेबल की फॉर्म में। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो बात ऐसी है कि जनाब ये जो मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल था ये टेबल की फॉर्म में था, जो लूथर मेयर्स का पीरियोडिक टेबल था ये कर्व्स की फॉर्म में था, कर्व्स की फॉर्म में। अब बात यह है बेटा कि जो मेंडलीव था उन्होंने 67 एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मैसेज की बुनियाद के ऊपर। किसकी बुनियाद के ऊपर, एटॉमिक मैसेज की बुनियाद के ऊपर। और इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया। वो पीरियोडिक टेबल बहुत चला और जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको मेरा ख्याल है नोबेल प्राइज भी दिया गया। वो पीरियोडिक टेबल क्या था, वो पीरियोडिक टेबल, ये लूथर मेयर्स की बात समझ आ गई ना कि लूथर मेयर ने भी सेम पीरियोडिक टेबल बनाया था लेकिन ग्राफ्स के ऊपर, कर्व्स के ऊपर बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने भी पीरियोडिसिटी दिखाई थी। भाई पीरियोडिसिटी को मत भूटाओ, पीरियोडिसिटी मत मिटाओ, पीरियोडिसिटी बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, तो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो पीरियोडिक टेबल था एटॉमिक मैसेज की बुनियाद के ऊपर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज की बुनियाद के ऊपर। क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज की बुनियाद के ऊपर। इन्होंने बस वो बात नहीं की जो बात न्यूलैंड करके गए थे। इन्होंने ये नहीं कहा कि 7 एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो रिपीट होगा, ऐसा कोई बात नहीं की। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज की बुनियाद के ऊपर इन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया और इनका जो पीरियोडिक